ओके स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक आपका, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को समझाया था, आरएलवीपी होता क्या है, उसके कई तरह से फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट, और इसको प्रूफ किया था कि ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किया था। ठीक है, आप चाहो तो यहां से अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में क्या कर सकते हो, देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को। अब इसके बाद अगर आप ले लो कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए, क्या हो जाए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। सपोज मैंने 10 ग्राम शुगर को 5 लीटर वाटर में मिला दिया, तो सोचिए 10 ग्राम कहाँ 5 लीटर या 10 लीटर 20 लीटर, तो वहां पे जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उस सिचुएशन में ये जो एंड सॉल्यूट है इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, नेग्लेक्टेड, यानी एंड सॉल्यूट इज लेस देन एंड सॉल्वेंट, यानी एंड सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो एंड सॉल्वेंट से काफी कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय में मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहां से भी आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये नॉट एग्जैक्ट डिटरमाइन आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो यहां से आप आरएलवीपी का अप्रोक्सीमेशन तभी कर सकते हैं जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो सॉल्यूट से, तो उस सिचुएशन में सॉल्यूट को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। तो आइए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड लेक्चर। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको बताने के लिए एक प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो है ओस्टवाल्ड वॉकर प्रोसेस। क्या है, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आरएलवीपी। आरएलवीपी का मतलब रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड फॉर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ आरएलवीपी। ध्यान दीजिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या काम करो, एक सोल्यूशन ले लो। मान लो कि इसमें सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन और सोल्यूशन है, तो इसका वेपर प्रेशर आपको पता है, मैं क्या ले लूं, पीएस। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में हम क्या काम करेंगे, ड्राई एयर को पास करेंगे। किसको पास करेंगे, ड्राई एयर को। ध्यान दीजिएगा, ड्राई एयर जैसे ही सोल्यूशन में पास होगा, इसके मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और लेके बाहर निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ड्राई एयर आप ले लो, ड्राई एयर का प्रेशर 700 होता है। ठीक है, इसका 700 है, इसका 24 है वाटर का, तो 724 है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसको हम 0 ले लें, ड्राई एयर के प्रेशर को इनिशियल एज्यूम कर लें। तो ड्राई एयर सोल्यूशन में जब पास किया जा रहा है तो उसके वेपर को क्या कर दिया, ये लेके निकल गया, जिसका सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, पीएस। ध्यान दीजिएगा ये चीज, जिस प्रेशर से आप इसको करेंगे, पास करेंगे सोल्यूशन, और जिस प्रेशर से निकलेगा उसका प्रेशर ले लेगा, यानी पीएस है तो पीएस को लेके बाहर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पीएस है। तो आप देखिए, जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कूलर ले सकते हो। कूलर चलता है तो कूलर में जो बाहर से एयर आता है, ठीक है, ड्राई एयर पास होता है, तो मॉइस्चर, वाटर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कमरे में ले आता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ है कि ड्राई एयर पास करे, इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया। अब कितने प्रेशर से बाहर निकल रहा है, तो जितना प्रेशर आपका सोल्यूशन का है, पीएस।
ठीक है। अब जब इसके मॉइस्चर को लेके चला गया तो क्या यहां पर वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, और ठीक है यहाँ के मॉइस्चर को लेके जा रहा है तो वेट क्या होगा, लॉस। मान लिया कि वेट लॉस W1 है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो PS, और इसको क्या लेके चल रहा हूँ, जीरो, इनिशियल क्या ले लिया, जीरो, तो PS माइनस जीरो यानी PS, यानी वेट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो प्रेशर लेके निकला है, अब इसको हम क्या काम कर रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट में फिलअप कर रहे हैं। किसमें, प्योर सॉल्वेंट में ले लिया इसको, क्या, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ले लेते हैं P0, पता ही आपको, और इसका वेपर है। इसमें से अगर ये पास हो रहा है तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि P0 और आपने RLBP पढ़ लिया है, कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का। जी हाँ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ रखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ के प्रेशर को फिर बाहर निकालेगा आप कितने प्रेशर को, तो हमने बताया कि जो प्रेशर इसका होगा, कितना प्रेशर था इसका, P0, क्या था, P0, तो P0 लेके बाहर चला गया। अब बताइए कि P0 की वैल्यू ज्यादा है PS से, यानी सब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल दिया, तो यहां भी क्या होगा, एक तरह का वेट लॉस होगा। क्या होगा, वेट लॉस होगा। और जैसे ही वेट लॉस होगा, मान लीजिए W2 है तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके डिफरेंस से, यानी P0 ज्यादा है PS से, तो P0 माइनस PS। अब जो P0 यानी वेपर प्रेशर निकल रहा है जो, अब इसको हम क्या काम करेंगे, एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में डाल देंगे। क्या बोला मैंने, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ये कम से कम 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को यदि स्किन पे करेंगे तो स्किन के मॉइस्चर को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लैक कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन का P4O10, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हुआ क्या कि यहां से जो P0 हम पास कर रहे हैं किसमें, कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में, तो ये क्या काम करेगा कि इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है, सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां से ड्राई एयर को बाहर भेज देगा, ड्राई एयर को बाहर भेज देगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार यहां पर वेट गेन हो रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट सारे मॉइस्चर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पे जो वेट गेन हो रहा है, ये ले लिया W3, और W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P0। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, ओस्टवाल वाटर मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, कि अगर किसी सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर PS है उस पे ड्राई एयर पास किया जाए, तो ड्राई एयर क्या काम करेगा, उसमें जो मॉइस्चर है उसको लेकर बाहर निकल जाएगा। अब कितने प्रेशर को बाहर निकलेगा, तो मैंने बताया जो प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS था, इसके मॉइस्चर के साथ PS निकल गया, इस वजह से यहाँ पे मॉइस्चर लेके चला जा रहा है, इस वजह से यहाँ वेट लॉस हो रहा है। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने कूलर का। ठीक है, कूलर में जब ड्राई एयर पास होता है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कमरे में भेज देता है, जस्ट वही है। अब इस वेपर प्रेशर को सॉल्यूशन के हम प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर क्या है, P0 है, इसमें पास किया जाए, तो होता क्या है कि कूलर में जब ड्राई एयर आता है तो जो पानी का लेवल है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब कि इस बार भी यहाँ वेट क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, और जो वेट लॉस होगा वो इसके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी चीज में हमने क्या काम किया, कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लगा दिया। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या काम करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो वेपर प्रेशर इसमें आ रहा है प्रेशर, वो सारे मॉइस्चर को क्या कर ले रहा है, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ड्राई एयर को बाहर भेज देगा। तो इस बार यहां पर वेट गेन हुआ और वो वेट गेन P0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब आप काम करिए कि इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए,
तो यहां से क्या आ गया W1 और यहां से W2 इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए PS है तो इसको थोड़ा चेंज कर दो, इसमें इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो W2 अपन W1 इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपन P। W2 में W1 का डिवाइड किए P नॉट माइनस PS अपन PS, सॉरी यहाँ क्या है PS, और ये हमने पढ़ा रखा है ये किसके बराबर होता है। अब तो ध्यान दीजिएगा ये रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि नीचे क्या है PS, और ये किसके बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाई में मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसके बराबर होगा, और इनटू I। पिछले क्लास में मैंने इसको बता रखा है, ठीक है। यानी PW2 अपन W1 इक्वल टू P नॉट माइनस PS बाई में PS इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होता है सॉल्यूट बाई में सॉल्वेंट के मोल, और मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन मास बाई में मोलर मास इनटू I। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। अब देखिए इसका क्या एडवांटेज था, इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज था कि ये अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकता था। जैसे आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, कितना होता है 180, ठीक है। लेकिन आपको ये निकालना है, कैसे निकालना है देखो, अगर सोल्यूशन में मैं ग्लूकोज मिला दिया, क्या मिला दिया ग्लूकोज, अब कितना मिला रहे हैं ये तो पता है, तो उसका W2 वाटर का वेट पता है, W1 ग्लूकोज कितना मिला रहे हो ये पता है, ठीक है। और यहां से हम यहां से क्या ये मोलर मास ग्लूकोज का निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोलर मास वाटर का तो पता ही 18 होता है। तो इस फॉर्मूले से एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि आप किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप PS निकाल सकते हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा तो RLVP क्या कहता है कि P नॉट माइनस PS अपन P नॉट। PS की वैल्यू निकाल के ये वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, RLVP निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप एक्सपेरिमेंटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये था आपका। अब हम क्या काम करेंगे, जैसे ये P नॉट माइनस PS कैसे आया, तो आप W3 में W2 का डिवाइड कर दो यहां से, तो देखो अगर W3 में W2 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। W3 क्या है जहां वेट गेन हो रहा था P नॉट, ठीक। अब ये क्या है P नॉट माइनस PS, ये था। लेकिन आपको P नॉट माइनस PS चाहिए तो इसको अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट करने का मतलब इसी को आप W2 अपन W3 इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपन P नॉट लिख सकते हो, और यही किसके बराबर हो जाएगा RLVP, और यही किसके बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ओस्टवाल्ड जो मेथड है वॉकर मेथड है, इससे आप किसी भी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो, W1 W2 पता हो तो कितना मास मिला रहे हो, ठीक है। तो ये था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का जो एक्सपेरिमेंटल बताया था, वो है ओस्टवाल्ड मेथड। तो यहाँ पे हम लोग ने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 से 6 न्यूमेरिकल भी करवाया था, आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। तो आज ये आपका सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म होता है, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चलेंगे जिसका नाम क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, ये चीज हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहली चीज आपको ये देख लीजिए, अगर मैं ग्राफ बताऊं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बताऊं, ठीक है, दिस इज अ वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ले लो, देखो ये हो गया आपका सॉल्वेंट का ग्राफ, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, क्या है प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है प्योर सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन ले सकते हैं,
प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्वेंट ऊपर क्यों है, सोल्यूशन नीचे क्यों है। तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का। तो एवरी पॉइंट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन से ज्यादा होता है, इस वजह से सॉल्वेंट का ग्राफ कहाँ है, ऊपर। अब एक बात बताइए कि क्या बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एट द टेम्परेचर vapor pressure of substance या solvent is equal to the external atmospheric pressure, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो मान लिए हमने यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM। इसका मतलब कि इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, इस पॉइंट को आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जिस टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट का, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी जैसे जैसे ये ऊपर आएगा और ये जैसे इस पॉइंट पे होगा बॉयल स्टार्ट हो रहा है, यानी इसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहां देखिए, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, इस वजह से ये कहलाया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस पॉइंट पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो ये कहलाया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां का प्रेशर आप ले लिया TB, यानी ये हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर, क्या हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन का। और इस पॉइंट पे क्या हो गया, T0B, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान से देख लीजिए ग्राफ में। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक है। TB क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है किसका, सॉल्यूशन का। T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा TB, क्या कहलाएगा, डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब कि TB मस्ट बी ग्रेटर देन T0B, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा सॉल्यूशन का, हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। ग्राफ से पता चल जा रहा है, ठीक। अब यहां से डेफिनेशन क्या हो गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B। यहां से एक डेफिनेशन आपका हो सकता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point is the difference temperature between what of boiling temperature of pure solvent and boiling temperature of pure what, solution। इसका मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर में, डिफरेंस टेम्परेचर किसके बीच में, बिटवीन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ
सॉल्यूशन। ये है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफ में सॉल्वेंट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है, ये आपको पता है क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है इस वजह से। और इसका वेपर प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा हम कह देंगे वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो कि डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, यानी मोलेलिटी आ गया, इस वजह से ये कैसा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि मोलेलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे आ गया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी, दिस वन। ठीक, और मोलेलिटी क्या होता है ये आपको पता है। मोलेलिटी क्या है? मोलेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी की जगह अब एन की जगह गिवन मास बाई में मोलर मास, ये भी रख सकते हैं आप, यानी मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें होना चाहिए, केजी। अगर ये ग्राम में है, अगर ये ग्राम में दिया है तो ऊपर क्या कर देंगे हम 1000, ध्यान दीजिएगा। और अगर डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम, आई से मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। चलिए अब यहां पे देखिए ध्यान से, इसका मतलब कि डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, द डिफरेंट टेम्परेचर बिटवीन द व्हाट सॉल्यूशन टीबी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, और यही किसके बराबर हो जाएगा, केबी इंटू स्मॉल w बाई एम कैपिटल W 1000, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल आसानी से इस फॉर्मूले पे लग जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, W क्या है, मास है, ठीक है, किसका, सॉल्यूट का। ठीक, M क्या है, मोलर मास है, क्या है, मोलर मास। ठीक, कैपिटल W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, केबी क्या है, केबी को कहते हैं बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट या एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। इसका एक और नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, अभी हम डिफाइन करेंगे। ठीक, तो केबी, अब यहां से हम लोग वैल्यूबल निकालेंगे, वैल्यू क्या निकालेंगे आइए देखिए। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, मोलेलिटी का फॉर्मूला रख दिया यहां पे, और केबी, और केबी जो होता है डिपेंड्स करता है, डिपेंड ओनली सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर मोलेलिटी 1 हो जाए, 1 मोलल हो जाए, तो इसका मतलब उस सिचुएशन में डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के। इसका मतलब मोलेलिटी 1 कब होगा, तो मोलेलिटी इक्वल टू होता है N बाई W केजी में। इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट हो जाए, 1 मोल सॉल्यूट को किसमें प्रेजेंट कर दिया जाए, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में, उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 मोलल। और 1 मोलर यदि हो जाता है तो उस सिचुएशन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही क्या हो जाता है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां से डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। अब केबी क्या है, तो केबी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन में केबी की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब अगर नहीं दी गई है तो केबी की वैल्यू
आप ऐसे निकाल सकते हो आर टी नॉट स्क्वायर बाई में 1000 एलवी। ध्यान दीजिएगा एलवी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, आर टी नॉट स्क्वायर, आर टी नॉट स्क्वायर इंटू एम वाई में 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इस फॉर्मूले से आप केबी कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा कैसे। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी नॉट क्या है, टेम्परेचर है, किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी क्या है, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एम क्या है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच क्या है, वेपोराइजेशन यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, ये चीज। ठीक है, तो केवी की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और डेल्टा टीवी की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इसको एक न्यूमेरिकल से समझा देते हैं कि डेल्टा टीवी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि पूछ दिया कैलकुलेट, ऐसे दे दिया जाए कि कैलकुलेट केवी फॉर वाटर, कैलकुलेट केवी फॉर वाटर, इसके लिए कैलकुलेट करना है। अब अगर ऐसा चीज आ जाए तो उसके लिए एक चीज दिया जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एलवी, और आपको पता है कितना होता है, 540 कैलोरी पर मोल। ये तो पता है वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर होता है, 540। अब यहां से आप वैल्यू रख दीजिए, कैलोरी में है तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट यानी वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री, 100 डिग्री, लेकिन हमेशा आप केल्विन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 273 प्लस 100 कितना आ गया, 373 केल्विन। फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए, तो केवी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर बाई में 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आर की वैल्यू हो गया 2, इसकी वैल्यू हो गया 373, 1000 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू 5। तो यहां से केवी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.52 आएगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मोल इनवर्स। ये और ज्यादातर क्वेश्चन में केवी की वैल्यू दी जाती है, और कभी कभी नहीं दिया जाएगा तो ये सब वैल्यू दे सकता है, जिससे आप केवी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि केवी की यूनिट क्या होती है, केजी मोल इनवर्स, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो यहां से आप डेफिनेशन कर सकते हो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिलिटी, और यहां से भी आप कर सकते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहां से केबी क्या होता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है जो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट कहिए या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहिए। अगर केवी की वैल्यू तो वैसे न्यूमेरिकल दी जाती है, नहीं दी जाएगी तो इसके फॉर्मूले होते हैं केवी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर बाई 1000 एलवी। एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। टी नॉट क्या है, टेम्परेचर है किसका, सॉल्वेंट का। अब एलवी की जगह मैं ये रख दिया वैल्यू। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है डिफाइन द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के लिए आप मोलिलिटी कितने ले लो, 1। क्यों, क्योंकि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलिलिटी। अगर ये 1 हो गया तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के।
कि 1 मोल सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही क्या कहता है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये या 1 मोलर ना लेके सॉल्यूट का 1 मोल ले लो, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट कंडीशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये था आपका आज का लेक्चर। इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कल हम लोग डिप्रेशन इंफ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीज है कंफ्यूजन आप हमको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड लक।